हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। ये है टारगेट 23 बैच जिसमें नीट 2023 और जेई 2023 के लिए फिजिक्स की प्रिपरेशन कराई जा रही है। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टॉपिक बहुत डिटेल में कराया जा रहा है और हर एक लेक्चर के साथ आपको दी जाती है डीपीपी यानी कि वर्कशीट, जिसमें उस लेक्चर में जो भी पढ़ा है वो उससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें और देख सकें आपको कितना समझ में आया है या नहीं। और हर लेक्चर के साथ आप जीत सकते हैं अपनी पसंदीदा बुक्स की फ्री हार्ड कॉपीज। कैसे जीत सकते हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सर्कुलर मोशन सीरीज चल रही है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। एक आखिरी टॉपिक उसका मैं लेकर आया हूं आज की क्लास में, जो कि है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थ्योरेटिकल सा टॉपिक है, इसके बारे में समझ लेते हैं और सर्कुलर मोशन खत्म। नीट के पास्ट ईयर क्वेश्चंस करवा चुका हूं सर्कुलर मोशन के, और नेक्स्ट क्लास में जेई के पास्ट ईयर क्वेश्चंस करवा दूंगा एंड देन वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, सो व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में सबसे पहले तो आप ये सुने कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स, इट इज अ फिक्शियस फोर्स, इट इज अ स्यूडो फोर्स। अब स्यूडो फोर्स का आपको टॉपिक पढ़ाया था कुछ दिन पहले, तो स्यूडो फोर्स पहले रिवाइज कर लें क्या था, तो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अच्छे से समझ में आएगी। जैसे मान लेते हैं कि एक कार है, ट्रॉली है, कुछ भी है। ये एग्जाम्पल सूडो फोर्स वाले में दिया था मैंने वीडियो में, और ये एक्सेलरेशन ए से आगे जा रही है, ठीक है। अब तो क्या होगा, अगर ये ए एक्सेलरेशन से आगे जा रही है और यहां पर पेंडुलम एक हैंग कर रहा है, तो पेंडुलम थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाएगा इक्विलिब्रियम में। भाई आपको मालूम है ना कि जगह जैसे आप कार में बैठे हो, कार ए एक्सेलरेशन से आगे गई तो आपको पीछे की तरफ झटका लगता है इनर्शिया की वजह से, तो इस पे भी इनर्शिया की वजह से पीछे की तरफ फोर्स लगेगी और ये ऐसे एक पर्टिकुलर एंगल पे आ जाएगा। अब दो ऑब्जर्वर्स की बात करते हैं। एक ऑब्जर्वर वो है जो ग्राउंड से खड़ा होकर ये सब देख रहा है, मान लो कांच की इसकी दीवारें हैं तो उसको अंदर का सब कुछ दिखाई दे रहा है। दूसरा ऑब्जर्वर है इस ट्रॉली के अंदर ही, ठीक। इन दोनों के रेफरेंस से अगर हम इसकी इक्वेशंस बनाते हैं तो देखो क्या प्रॉब्लम आती है। ये है नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम में, ये है एक्सेलरेटिंग फ्रेम में। ये वहां से देख रहा है जो चीज एक्सेलरेट नहीं हो रही, रेस्ट पे है यानी ग्राउंड से। ये वहां से बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है जो एक्सेलरेट हो रहा है यानी एक्सेलरेटिंग फ्रेम से। ये वाले को कहते हैं हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम है इसको कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी बॉडी को ऑब्जर्व करते हो तो उसमें न्यूटन के लॉज एप्लीकेबल हैं। नॉन इनर्शियल वाले से करते हो तो उसमें न्यूटन के लॉज एप्लीकेबल नहीं है। कैसे? रिवाइज कराता हूं। ये जब इसकी इक्वेशन बनाएगा तो ये बोलेगा टेंशन इधर है और mg इधर है, और मान लो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हुआ, तो ये बोलेगा कि ये इसका कंपोनेंट हो गया t cos थीटा और ये हो गया t sin थीटा, और ये बोलेगा कि वर्टिकली इसमें कोई मोशन नहीं है तो t cos थीटा mg के बराबर है, यानी t cos थीटा mg को बैलेंस कर रहा है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके लिए तो ये एक्सेलरेट हो ही रहा है आगे की तरफ, क्योंकि ये ट्रॉली जा रही है तो इसके साथ सब कुछ ही आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। तो ये बोलेगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सामने की तरफ इस पे फोर्स लग रही है t sin थीटा, और वही इसको प्रोवाइड कर रही होगी जो ma फोर्स चाहिए इसको आगे बढ़ने के लिए, वो t sin थीटा है। तो ये कहता कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन जब ये इसको ऑब्जर्व करेगा तो ये बोलेगा कि इस पे t इधर लग रहा है और mg नीचे लग रहा है, ये भी t के कंपोनेंट्स बनाएगा, t cos थीटा और t sin थीटा। अब ये कंफ्यूजन में आ जाएगा, ये बोलेगा कि वर्टिकल तो कोई मोशन नहीं है इस बॉब में, तो ये बोलेगा t cos थीटा इक्वल टू mg है। बट इसके लिए तो हॉरिजॉन्टल में भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि ये तो इसके साथ साथ ही चल रहा है। इस ग्राउंड के ऑब्जर्वर के लिए तो इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, बट इसके लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि ये इसके साथ साथ चल रहा है। तो ये क्या बोलेगा कि सामने की तरफ तो कोई फोर्स होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस पे तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं उस तरफ। अगर इस पे उस तरफ भी एक्सेलरेशन नहीं है तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी बैलेंस्ड हैं।
तो यहां पे न्यूटन के लॉ गड़बड़ा गए जब हमने बॉडी को ऑब्जर्व किया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो ये बंदा क्या बोलेगा, हम ये बोलेंगे, तो ये सुन के वो बोलेगा हम ये बोलेंगे कि नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में अगर आपको न्यूटन के लॉज अप्लाई करने हैं तो आप क्या करोगे कि बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में एक ma फोर्स लगाओगे। m होगा बॉडी का मास और a होगी एक्सेलरेशन जहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है बॉडी को। ये बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है इसी ट्रॉली से, तो इसकी एक्सेलरेशन a ही है। तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगा देता है तब ये कहेगा हाँ बात बैठ गई कि t cos थीटा इक्वल टू mg होना चाहिए, वो तो दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए है। और ये बोलेगा कि t sin थीटा ma के बराबर होना चाहिए, तो इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स भी बैलेंस हो गई। और अब ये कहेगा हाँ हॉरिजॉन्टल भी बैलेंस्ड है, वर्टिकल भी बैलेंस्ड है, तो ये रेस्ट पे होना चाहिए था और इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है। समझ में आई बात। इक्वेशंस में देखो कोई चेंज नहीं आया, इक्वेशंस जो हैं वो सेम वही लगेंगी जो पहले लग रही थी। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये वाली जो फोर्स है जो हमने बॉडी पे लगाई, जो फोर्स क्या है, बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट फ्रेम जहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, दिस इज कॉल्ड सूडो फोर्स। एक्चुअली में थोड़ी है ये तो हमने सिर्फ यहां पे लगाई है इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए, वरना कॉन्सेप्ट खराब हो जाता, न्यूटन का लॉ ही हम अप्लाई नहीं कर पाते। अब यही कॉन्सेप्ट उठा के आप सर्कुलर मोशन में लगा दो। मान लेते हैं यहां पर एक मैरी गो राउंड है, जिसपे दो बच्चे जो हैं वो बच्चा B1 और ये बच्चा B2 झूल रहे हैं, ऑब्वियसली पकड़ के, हैंडल नहीं बनाया मैंने, गिरेंगे ना, नहीं तो मैं गिरा था बचपन में बहुत तेज मैरी गो राउंड से, फिजिक्स नहीं आती थी ना उस टाइम पे, तो मैं हैंडल नहीं पकड़ा, हैंडल में नहीं पकड़ा हूं तो बहुत तेज घुमा दिया किसी ने, मैं उड़ता हुआ गया एकदम पार्क में, दांत वांत टूटे थे शायद उस टाइम पे, ठीक। अच्छा ये घूम रहे हैं और यहां पर एक तीसरा बच्चा B है जो इनको ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है कि भैया मेरी बारी कब आएगी, एक बार में दो ही चढ़ सकते हैं मैरी गो राउंड पे, ऐसा कोई रूल है, तो ये मायूस होकर उनको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। अब ये ऑब्जर्व करेगा बच्चा B1 को। अब बच्चा B1 जो है वो मान लेते हैं इधर से R डिस्टेंस पर है और इसका मास जो है वो m है, ठीक। अब इसने पकड़ा हुआ है, बट मान लेते हैं कि मैरी गो राउंड धीरे धीरे घूम रहा है। देखो अगर मैरी गो राउंड धीरे धीरे घूमेगा तो बिना पकड़े भी बच्चे उस पर टिके रह सकते हैं। वहां पे कौन रोल प्ले करता है, फ्रिक्शन, है ना। तो मान लेते हैं कि धीरे धीरे घूम रहा है और बिना पकड़े ये इस पे खड़े हैं, तो ये नहीं गिर रहा है, इसका मतलब है इसको कौन रोक रहा है गिरने से, इसको रोक रहा है फ्रिक्शन जो अंदर की तरफ लग रहा है F। और इसके लिए जब ये इसकी इक्वेशंस बनाएगा तो ये बोलेगा कि इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर, वेट इस बच्चे का लग रहा है नीचे और फ्रिक्शन लग रहा है इधर, तो ये बोलेगा कि बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि n जो है वो mg ने बैलेंस कर दिया, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ना बच्चा उछल रहा है, ना मैरी गो राउंड में धंस रहा है, और फ्रिक्शन अंदर की तरफ है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा, तो ये बिल्कुल सेटिस्फाइड है इससे। लेकिन ये जो बच्चा B2 जब इसकी इक्वेशंस बनाएगा तो ये थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये B2 जो है वो B1 के साथ घूम रहा है, और चाहे मैरी गो राउंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रहा है चाहे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रहा है तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो लगेगी हर केस में, तो ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है बिल्कुल ऐसे। तो ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम से जब इसको ऑब्जर्व करेगा, ये जब इसकी इक्वेशन बनाएगा तो बोलेगा कि n ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है और फ्रिक्शन अंदर लग रहा है। लेकिन फिर ये बोलेगा कि अगर फ्रिक्शन अंदर की तरफ लग रहा है तो इसे घूमना चाहिए। याद रखो इसके रिस्पेक्ट में ये नहीं घूम रहा है क्योंकि ये दोनों सेम मैरी गो राउंड पे हैं। अगर अर्थ घूम रही है और मेरे साथ एक दूसरा बंदा खड़ा है तो बाहर से कोई एलियन देख रहा है तो उसके लिए हम दोनों घूम रहे हैं, ये एलियन देख रहा है इसके लिए दोनों घूम रहे हैं, पर मैं साथ वाले बंदे को देखूंगा तो वो मेरे लिए नहीं घूम रहा ना, तो ये इसके लिए नहीं घूम रहा है। तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा यार तुझे तो घूमना चाहिए, तेरे तो अंदर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है।
जैसे ये इसको बोलता कि तेरे तो सामने की तरफ टी साइन थीटा लग रहा है तो तेरे को एक्सेलरेट होना चाहिए, पर तू एक्सेलरेट क्यों नहीं हो रहा, तो वहां गड़बड़ हो गई थी, यहां भी गड़बड़ हो गई। ये इसको कह रहा है अंदर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है तो तू तो घूमना चाहिए पर तू तो रेस्ट पे है। तो ये इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम बोलेंगे, अब ये फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है mv²/r, है ना, यानी कि इस फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो mv²/r है। तो अगर मैं बाहर की तरफ mv²/r फोर्स लगा दूं, अगर मैं बाहर की तरफ mv²/r फोर्स लगा दूं, तो फिर इसके लिए कब बाहर की तरफ कब लगानी है, यहां पीछे की तरफ सुडो फोर्स कब लगाई, जब ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम में था। तो ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम में, तो इसके लिए अगर मैं ये जब ऑब्जर्व कर रहा है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वेशंस बनाऊंगा तो बाहर की तरफ mv²/r फोर्स लगा दूंगा, तब ये कहेगा कि n = mg है और F = mv²/r है। तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ इस पे दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, तो इसको कहीं नहीं जाना चाहिए, रेस्ट पे रहना चाहिए। तो ये खुश है कि हाँ क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है ना। तो जब एक एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम से घूमती हुई बॉडी की इक्वेशन बनाई जाती है तो उस पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगाई जाती है सुडो फोर्स, ताकि इक्वेशन बनाई जा सके और बैलेंस किया जा सके फोर्सेस को, यानी कि न्यूटन के लॉज अप्लाई किए जा सकें, तभी लगानी पड़ती है, इस फ्रेम से नहीं लगानी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की तरफ जो लगती है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं जो कि गलत है कि जब एक बॉडी सर्कल में घूमती है तो बाहर की तरफ फोर्स लगती है। बाहर की तरफ फोर्स लगती नहीं है, बाहर की तरफ फोर्स लगानी पड़ती है जब हम उसको यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा, सो अगर इक्वेशन बनाएगा ये बोलेगा n = mg है, ये वाला बंदा इसकी जब इक्वेशन बनाएगा तो ये बोलेगा n = mg है और फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये बोलेगा F = mv²/r है। और देखो यहां पर दोनों ने जो इक्वेशन, कंसेप्ट अलग है, इक्वेशन दोनों की सेम बनी। यहां पर जो इक्वेशन बनी इस केस में भी, यहां पर भी यही इक्वेशन बनी, तो इसमें भी सेम इक्वेशन बनी। इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक एक्स्ट्रा आपको बाहर की तरफ फोर्स लगानी पड़ेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सुडो फोर्स, जब आप नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से इक्वेशन बनाते हैं तो। सो दैट इज सुडो फोर्स। कभी भी आप इक्वेशन बनाओ नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से तो सुडो फोर्स लगा लेना, और वही इक्वेशन अगर आप इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से बनाते हो तो सेम बनेगी, इसलिए टेंशन की कोई बात ही नहीं। ठीक, तो ये थ्योरेटिकल सा टॉपिक था, ये बीच में किसी दूसरे टॉपिक के मैं घुसाकर छोटा सा पढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको अलग से पता होना चाहिए, इसलिए इस पे अलग से वीडियो में लेकर आया हूं। तो चलता हूं फिर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। टारगेट 23 बैच देखते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।